बीकॉम पार्ट फर्स्ट के सभी विद्यार्थियों का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत। आज के इस वीडियो में मैं बिजनेस लॉ पर चर्चा कर रहा हूँ। बिजनेस लॉ व्यापारिक संनियम और ऐसा टॉपिक नहीं है जो हम पूर्व से नहीं चल रहे। इसमें हम पहले भी इस पर चर्चा कर चुके हैं कि अनुबंध के पक्षकारों में स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए और उसका एक पॉइंट, एक हेडिंग, एक शीर्षक हम पढ़ चुके हैं जिसको हम उत्पीड़न कहते हैं। आज हम अनुचित प्रभाव पर चर्चा कर रहे हैं जिसको हम अनड्यू इन्फ्लुएंस कहते हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, अनुचित प्रभाव अर्थात ऐसा प्रभाव जो उचित नहीं है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जब सहमति किसी ऐसे कारण से प्राप्त की जाए कि जो उचित नहीं है तो वह अनुचित प्रभाव कहलाएगा। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 16(1) में अनुचित प्रभाव से प्रेरित सहमति तब कही जाती है जब एक पक्षकार दूसरे एक पक्षकार की इच्छा को प्रभावित करने की स्थिति में है तथा वह उस स्थिति का दूसरे पक्षकार से अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए प्रयोग करता है। कहने का तात्पर्य यहाँ ये है कि एक पक्षकार अनुचित प्रभाव की स्थिति में हो और उसका वह उपयोग करे अनुबंध के अभिप्राय से, अनुबंध के लिए, तब वह अनुचित प्रभाव कहलाता है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने महबूब खां बनाम अब्दुल रहीम के मामले में यही कहा है कि अनुचित प्रभाव एक ऐसा बनावटीपन है, एक धोखा है जो दूसरे पक्षकार की सहमति प्राप्त करने के लिए प्राप्त किया गया है या प्राप्त किया जाता है। अनुचित प्रभाव का अर्थ स्पष्ट होने के पश्चात इसके आवश्यक तत्वों का अध्ययन करना भी आवश्यक है। अनुचित प्रभाव के आवश्यक तत्वों में 3 बिंदु हैं, 3 शीर्षक हैं। पहला, पक्षकारों के मध्य संबंध, दूसरा, संबंधों का अनुचित लाभ प्राप्त करने में प्रयोग और तीसरा, अनुचित लाभ वास्तव में उठाया हो। अगर यह सब है तो फिर अनुचित प्रभाव का उपयोग माना जाएगा, अनुचित प्रभाव होगा। इसमें अब हम पहले बिंदु पर चलते हैं कि पक्षकारों के मध्य संबंध। अधिनियम की धारा 16(2) के अनुसार निम्न 3 परिस्थितियों में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की इच्छा को प्रभावित करने की स्थिति में होता है। कहने का तात्पर्य यहाँ ये है कि एक पक्षकार उस पोजीशन में है कि वह दूसरे पक्षकार की इच्छा को इफेक्टेड कर सकता है, प्रभावित कर सकता है, और जब वह प्रभावित कर सकता है तो फिर अनुचित प्रभाव का उपयोग माना जा सकता है। यहाँ जो संबंधों की बात की है वह 3 हैं। पहला, सत्ता एवं अधिकार का संबंध, अर्थात एक व्यक्ति के पास अथॉरिटी हो, पावर हो और दूसरा व्यक्ति उसका सबऑर्डिनेट हो। ऐसी स्थिति में अनुचित प्रभाव का उपयोग हो सकता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस का उपयोग हो सकता है। जैसे कोई एक अधिकारी है और एक अधीनस्थ, तो वह अपने अधिकारों का उपयोग करके अधिकारी अधीनस्थ से कोई प्लाट का सौदा कर सकता है जो कम कीमत पर, अन्यथा वो उसको थ्रेटनिंग दे सकता है, धमकी दे सकता है इस तरह की कि मैं तुम्हारा कोई नुकसान कर दूंगा। कहने का अभिप्राय यहाँ ये है कि किसी प्रकार भी, किसी तरह की भी शब्दों का उपयोग करके, अपने सत्ता एवं अधिकार का उपयोग करके अनुचित प्रभाव का उपयोग कर सकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि सत्ता एवं अधिकार अगर है किसी व्यक्ति के पास तो वहाँ अनुचित प्रभाव का उपयोग आसानी से हो सकता है। दूसरा, विश्वासाश्रित संबंध, अर्थात जब गुड फेथ के रिलेशन हो। कुछ रिश्तों में गुड फेथ के रिलेशंस होते हैं, जैसे गुरु शिष्य के बीच, वकील मुवक्किल के बीच, डॉक्टर मरीज के बीच,
परिवार के सदस्यों के बीच। अब यहाँ यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के विश्वासाश्रित संबंधों का लाभ लेने की स्थिति में होता है और अनुचित प्रभाव का उपयोग कर सकता है। तीसरी स्थिति, जब किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति क्षीण हो गई हो, अर्थात वह जराग्रस्त हो, बीमार हो और वह सोचने समझने की क्षमता अपनी खो चुका हो, ऐसी स्थिति में भी अनुचित प्रभाव का उपयोग हो सकता है। दूसरा लक्षण, तो अब तक हमने देखा कि ये तो थे अनुचित प्रभाव के आवश्यक तत्वों में पहला, पक्षकारों के मध्य संबंधात्मक स्थिति। दूसरी बात आती है कि संबंधों का अनुचित लाभ प्राप्त करने में प्रयोग। देखो, मैं यहाँ स्पष्ट करना चाह रहा हूँ कि अगर हम देश की बात करें तो हम सामाजिक प्राणी हैं और किसी न किसी संबंध में हम बंधे हुए, या तो हम अधिकारी हैं या अधीनस्थ हैं, या हम पारिवारिक संबंधों में बंधे हुए हैं, या कभी मानसिक स्थिति क्षीण है या किसी की सामने वाले की मानसिक स्थिति क्षीण है। तो कहने का अभिप्राय यहाँ ये है कि अनुचित लाभ प्राप्त करने की स्थिति में हम सब हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात ये है कि संबंधों का अनुचित लाभ प्राप्त करने में प्रयोग होना चाहिए। यदि संबंधों का अनुचित लाभ प्राप्त करने में प्रयोग नहीं हुआ है तो फिर उसे अनुचित प्रभाव नहीं कहा जाएगा। तीसरी बात, अनुचित लाभ वास्तव में उठाया हो। अब ये दो बातें भी हैं ऊपर की कि दोनों पक्षकारों के मध्य संबंध है, दूसरी बात संबंधों का अनुचित लाभ प्राप्त करने में प्रयोग भी किया गया है, लेकिन लाभ वास्तव में उठाया नहीं गया, तो उसे भी अनुचित लाभ द्वारा प्रेरित अनुबंध नहीं माना जाएगा, उसको भी अनुचित लाभ नहीं माना जाएगा। तो अनुचित लाभ तभी माना जाता है जब अनुचित लाभ वास्तव में उठाया गया हो, उसका लाभ उसमें इंगित होता हो, दिखाई देता हो, आ रहा हो। अब एक नया शीर्षक सामने आ रहा है, अनुचित लाभ के प्रभाव, क्या इफेक्ट्स होते हैं। अगर किसी अनुबंध में अनुचित प्रभाव है, अनड्यू इन्फ्लुएंस है, तो उसके इफेक्ट्स क्या आने वाले हैं या क्या होंगे। तो पहले से ही कानून में उन प्रावधानों को कर दिया गया है कि ऐसा हो सकता है। सो पहली बात, अनुबंध व्यर्थ नहीं है, वॉइडेबल होता है कॉन्ट्रैक्ट, बिल्कुल ठीक बात है। पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर निर्भर हो जाएगा कि वो चाहे तो उसे लागू करवा ले और चाहे निरस्त कर ले। दूसरी बात, अनुबंध निरस्त करना, और यदि वह अनुबंध को व्यर्थनीय घोषित करवा रहा है तो साथ ही उसे अनुबंध भी निरस्त करवाना होगा या निरस्त करवा सकता है। उसके पश्चात तीसरी बात, न्यायोचित शर्तों पर अनुबंध निरस्त करना। ये भी बात बनती है कि हो सकता है कुछ शर्तें स्वीकार हो जाएं, कुछ छोड़ दी जाएं, क्योंकि सब कुछ पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर निर्भर करेगा कि वो चाहे तो उसे लागू करवा ले और चाहे उसे निरस्त समझे। अब बात यह आती है कि अनुचित प्रभाव सिद्ध करने का भार किसका है, अर्थात बर्डन ऑफ प्रूफ किसका है। तो साधारण परिस्थितियों में तो ये कहा गया है कि अनुचित प्रभाव सिद्ध करने का भार उसी व्यक्ति का है जिसके विरुद्ध अनुचित प्रभाव का उपयोग हुआ है। दूसरी स्थिति नृशंस व्यवहार की है। अब पहले तो यह समझें कि नृशंस व्यवहार क्या है। नृशंस व्यवहार वह स्थिति है जिसमें कि अनुबंध को देखने मात्र से यह पता लग जाता हो कि इसमें कोई ऐसा कृत्य हुआ है, ऐसा कार्य हुआ है जो किसी की आत्मा को झकझोर देता है। तो जब किसी व्यक्ति की आत्मा को झकझोर देने वाला ठहराव या अनुबंध होगा तो वह अनुचित प्रभाव की श्रेणी में आएगा और नृशंस व्यवहार कहलाएगा। जैसे हम ये कहें कि एक ऋणी को 2 रुपये या 24% पे लोन मिल सकता है, ऋण मिल सकता है, लेकिन उसे 10 रुपये पर या उसके कई गुना ब्याज पर लोन दिया जा रहा है, तो वह नृशंस व्यवहार है, वो न्यायोचित व्यवहार नहीं है। तो नृशंस व्यवहार की स्थिति में पहले तो उसे सिद्ध करना होगा
जिस व्यक्ति के साथ नृशंस व्यवहार हुआ है मोटे तौर पे कि उसके साथ ऐसा हुआ है, उसके बाद फिर उस व्यक्ति को सिद्ध करना है जिसने जो नृशंस व्यवहार करने की स्थिति में था कि उसने ऐसा नहीं किया है। अब वो इस तरह की स्थितियां बता सकता है कि हमारे बीच ऐसे संबंध नहीं है, या हमने अनुचित प्रभाव का उपयोग नहीं किया है, या हमने अनुचित लाभ वास्तव में नहीं उठाया है। इन कारणों को बताकर वह अनुचित लाभ के इस नृशंस व्यवहार वाले बिंदु से अपने दायित्व से विमुख हो सकता है, बच सकता है। अब मैं यहाँ पर्दानशीन महिलाओं की बात करता हूँ, अर्थात ऐसी महिलाएं जो बुर्के में रहती हैं। पहली स्थिति तो मैं यहाँ ये स्पष्ट कर दूँ कि पर्दानशीन महिलाओं का मतलब यहाँ पूर्ण पर्दानशीन महिलाओं से है। ऐसी महिलाएं पर्दानशीन महिलाओं की श्रेणी में नहीं आती जो अखबार पढ़ती हैं या बैंक जाती हैं, पानी बिजली के बिल जमा कराने जाती हैं, मकान मालिक को किराया देती हैं या किराएदार से किराया वसूल करती हैं, लेकिन घूंघट या पर्दा लगाती हैं, तो वो पूर्ण पर्दानशीन महिला नहीं है। उसके लिए तो सामान्य नियम वही हैं जो एक आम नागरिक के लिए होते हैं। लेकिन यदि कोई महिला पर्दानशीन है, जो इन कैटेगरीज से बाहर है, जो इन श्रेणियों से बाहर है, वह पर्दानशीन महिलाएं कहलाएंगी। और पर्दानशीन महिलाओं के संबंध में ये कहा गया है कि उनके साथ अनुचित प्रभाव का उपयोग हो सकता है आसानी से, लेकिन जिसको अनुचित प्रभाव से बचना है उसे ये सिद्ध करना होगा कि उसने पर्दानशीन महिला को अनुबंध से संबंधित तथ्यों को पढ़कर सुना दिया था, समझा दिया था, हर उस परिस्थिति से अवगत करा दिया था जिससे कि उसके ऊपर प्रभाव पड़ता हो, और स्वयं उपस्थित होकर उसने अनुबंध किया था। तो ऐसी अगर स्थितियां वह प्रूव कर देता है तो पर्दानशीन महिलाओं के साथ किया गया अनुचित प्रभाव का उपयोग भी दायित्व से विमुख कर सकता है, बचा सकता है। लेकिन बात यहाँ ये आती है कि वास्तव में अनुचित प्रभाव होना ही नहीं चाहिए। अनुचित प्रभाव अगर होता है तो वह स्वतंत्र सहमति से प्रभावित नहीं माना जाएगा और ऐसी स्थिति में अनुबंध व्यर्थनीय घोषित हो जाएगा। तो विद्यार्थियों से आग्रह है कि इस टॉपिक को उत्पीड़न के साथ साथ देखें, अनुचित प्रभाव को भी। और यहाँ एक बात और मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि उत्पीड़न और अनुचित प्रभाव में अंतर है। उत्पीड़न में बल का प्रयोग है, जबकि अनुचित प्रभाव में बल का प्रयोग नहीं होता, बल्कि जो स्क्रीन पर दिखाई दे रही परिस्थितियां हैं उनका उपयोग होता है, चाहे वो पक्षकारों के मध्य सत्ता एवं अधिकार का संबंध हो, चाहे स्वशासित संबंध हो, और चाहे मानसिक स्थिति क्षीण होने की दशा, इन स्थितियों में होता है। लेकिन वहाँ बल प्रयोग या बल प्रयोग की धमकी देना है, राजनियम द्वारा वर्जित कार्य को करना होता है। तो पर्याप्त अंतर है उत्पीड़न और अनुचित प्रभाव में। अतः इस विषय को मैं यहीं रोकता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।